मैम ज्वाइन कर लिया? हाँ ठीक है रीता, वी स्टार्ट नाउ। जहाँ से हम लोग ने छोड़ा था पिछली बार, डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड प्रेगनेंसी, ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो रीता एंड प्राची, आप लोग को याद होगा कि हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा था कि हमको 3 शरीरों के योग्य आहार गर्भावस्था में चाहिए। तो वो 3 शरीर कौन से हैं? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। हाँ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। रीता भी सही बोल रही थी, रीता बोलिएगा प्लीज। मैम कारण, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल, स्थूल सूक्ष्म और कारण, है ना? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्थूल स्थूल कारण। स्थूल सूक्ष्म, स्थूल इज फिजिकल, सूक्ष्म कारक। हाँ, स्थूल इज फिजिकल, सूक्ष्म इज मेंटल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी, और कारण शरीर इज इमोशनल और कॉजल बॉडी। ओके, इमोशनल। हाँ, तो इसके लिए हमको किस तरह का भोजन चाहिए? किस तरह का भोजन चाहिए? हमने 3 तरह के भोजन आपको बताए थे। हाँ, संतुलित, सात्विक, संस्कारित, स्वच्छ। यस, स्वच्छ तो एक एक्स्ट्रा बताया था। हाँ, 3 मुख्य, 3 शरीरों के लिए हमें चाहिए संतुलित, सात्विक और संस्कारित भोजन। और योग्य आहार का बेस क्या रहेगा? इसका मूल आधार क्या है? योग्य आधार का, योग्य आहार का इसमें आपने बताया था हित भूख, मित भूख, ऋत भूख। हितभुक, ऋतभुक। हितभुक अर्थात हितकारी भोजन ही लेंगे जो पौष्टिक है, रुचि और स्वाद की अपेक्षा हितकारी। हाँ, हितों को ध्यान में रखेंगे कि गर्भावस्था में माँ के और गर्भस्थ शिशु के हित किस में है, कौन सा भोजन लेने में उनकी भलाई है, ऐसा भोजन लेंगे, ना कि रुचि और स्वाद। क्योंकि हर गर्भवती महिला आकर के कहती है कि हमको चाट पसंद है, हमें पानी पूरी खानी है, हमें मिर्च खटाई खानी है, हमें अचार खाना है। थोड़ा बहुत क्वांटिटी में लेना स्वाद के लिए ठीक है, लेकिन इन भोजन से ना तो गर्भस्थ शिशु का विकास होगा और ना ही माँ के स्वास्थ्य की रक्षा हो पाएगी। तो ऐसा भोजन लेना है जो हितकारी होगा। तो वो आगे हम चर्चा करेंगे कि वो संतुलित भोजन में कौन कौन से भोजन हम इंक्लूड करेंगे जो इसके लिए, माँ के लिए हितकारी है और गर्भस्थ शिशु का विकास हो, या हमारे को कैसा भोजन लेना है कि ये गर्भस्थ शिशु में जो जो चेंजेस हो रहे हैं माँ के शरीर में, बच्चे के शरीर में, स्तनों में, तो कैसा भोजन ले जो इन हमारे इन सब की पूर्ति हो सके, स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, और जो हमारे इंटेंशंस हैं कि इस तरह से विकास हो बच्चे का, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सके, ये हमको संतुलित भोजन के द्वारा पता चलेगा। लेकिन साथ साथ हमने डिस्कस किया कि सूक्ष्म शरीर और जो कारण शरीर का भी विकास हो रहा है बच्चे का, तो उस दोनों शरीरों को भी पुष्ट करना है फिजिकल बॉडी के साथ साथ, यानी कि संतुलित के साथ साथ सात्विक और संस्कारित भोजन होना चाहिए। तब मिला करके हमारा ये जो गर्भ संस्कार के अनुसार हम जो भोजन बताते हैं, न्यूट्रिशन में दे विल नॉट टेल यू ऑल दिस। न्यूट्रिशन में वो एक बैलेंस डाइट की ही चर्चा करते हैं और यही हमारी क्लासेस में 4th 5th से पढ़ाया जाता है। पर आज जो हम गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमारा बेस क्या है कि हमें तीनों शरीरों को पुष्ट करना है, तीनों शरीरों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। समग्र स्वास्थ्य की बात जब हम कर रहे हैं तो इसमें हमें संतुलित, सात्विक और संस्कारित भोजन चाहिए। फिर चौथा पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था जो बहुत महत्वपूर्ण है आजकल के पैंडेमिक के समय, वो था स्वच्छता। तो स्वच्छता के जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं
एक तो पर्सनल हाइजीन, हमारी गर्भवती माँ के नाखून कटे होना चाहिए, समय समय पे साबुन से हाथ धोए। तो ये आवश्यक है कि किचन में पर्याप्त जल की व्यवस्था हो, साबुन की व्यवस्था हो। फिर उसके बाद किचन की सफाई, प्लेटफॉर्म की सफाई, गैस की सफाई, नालियों की सफाई। नालियों को लोग भूल जाते हैं तो उसमें तिलचट्टे हो जाते हैं, कॉकरोचेस हो जाते हैं। उसकी सफाई की व्यवस्था बना के रखनी है गर्भवती माता को। जितनी सामग्री है, भोजन सामग्री, चाहे बनी हुई चाहे कच्ची, वो बंद डिब्बों में, ढक्कन से बंद डिब्बों में स्टोर्ड होनी चाहिए। कोई भी सामान किचन में खुला नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान है? जी। फिर भोजन पकाते समय यदि संभव हो, जल की व्यवस्था पर्याप्त है तो धुले बर्तनों को भी एक बार और अच्छे से धो लें और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। भोजन पकने के बाद ग्रहण करने से पूर्व नियमित आदत डालें, साबुन से हाथ धोकर ही भोजन ग्रहण करना है। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है, ये रूटीन में, लेकिन पैंडेमिक ने हमें और सिखा दिया है कि हमें स्वच्छता की व्यवस्था कैसे बना के रखें। ठीक है, तो ये हमारा पिछले क्लास का जिस्ट था। ये हमने, देखिए आपको ये स्लाइड आपको मालूम ही है, संतुलित सात्विक संस्कारित। फिर साथ में हमने चर्चा करी थी कि केवल आहार ही नहीं, आहार के साथ विहार, आचार और विचार, चारों ये स्तंभ हैं। हम चाहते हैं बच्चा शरीर से स्वस्थ हो, मन से सुंदर हो। भोजन आपने संतुलित सात्विक संस्कारित ले लिया, लेकिन विचारों में अगर हमारे निकृष्टता है, गंदगी है, हमारे व्यवहार में शालीनता नहीं है, सौम्यता नहीं है, हम यदि परोपकार की बात नहीं सोच पाते, दूसरे का भला नहीं सोच पाते, अभी भी हम स्वार्थ में ही पड़े हैं, तो फिर ये हम अपने जो जिस प्रकार की ऊर्जा हम अपने भोजन से माँ को, बच्चे को देना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। तब फिर तीनों शरीरों का को पौष्टिकता मिलना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं पैंडेमिक में लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं और इस समय मजबूर लोगों को चीट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गलत प्रथा है, ये इंसानियत के खिलाफ, ये मनुष्यता को गिराने वाले कदम है। तो हम ऐसा बच्चा तो नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि ये बच्चा कैसा हो, जो शरीर से स्वस्थ हो, मन से संतुलित हो, विवेकवान हो और भावनात्मक रूप से सक्षम हो। ऐसा बच्चा जिसका IQ, EQ, SQ बैलेंस्ड हो, इस तरह की संतान जिसका राइट ब्रेन भी डेवलप हो, लेफ्ट ब्रेन भी डेवलप हो, उसकी बुद्धि भी निर्मल हो, उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो, ऐसी संतान प्राप्त करने के लिए जैसा भोजन माँ को लेना है वो संतुलित सात्विक संस्कारित है। और साथ में उसको अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना है। जो आपको हमने दिनचर्या पढ़ाई, सुबह उठने से लेकर के रात तक सोने तक, उसमें जो 8 आयाम थे, आहार केवल उसका एक हिस्सा है। सुबह से लेकर रात तक उसको अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने आचार के प्रति सजग रहना है, केयरफुल रहना है, कॉन्शियस रहना है। उस सजगता से ही वो अपने बच्चे के अचेतन मन को, सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन कर सकती है। तो इसके लिए क्या क्या 8 आयाम हमने आपको बताए हैं एंटीनेटल केयर में: योग, व्यायाम, ध्यान, जप, स्वस्थ आहार की योजना, स्वाध्याय, गर्भ संगीत और गर्भ संवाद। ये 8 चीजें आपके टिप्स पे रहनी चाहिए। ये पूरा जो आपका कोर्स है 6 महीने का, ये इसी के ऊपर इलाबरेट किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बताओ, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बोल बिल्कुल बिल्कुल, आप नोट कर लीजिए इसको। हाँ, ये जो दिनचर्या हमने आपको बताई नहीं थी, जिसमें हमने सुबह की प्रार्थना, आत्मबोध की साधना, धरती को प्रणाम, उषा पानी, पूरी जो मॉर्निंग से लेकर नाइट शयन गीत तक, सुबह जागरण गीत से लेकर, हाँ, आत्मबोध, तद्बोध, जागरण गीत से लेकर शयन गीत तक जो पूरे दिन की दिनचर्या थी, उसमें 8 आयाम मस्ट है। उसमें क्या क्या है? योग, आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान, स्वस्थ आहार की योजना, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन
और उसके साथ ही गर्भ संगीत, गर्भ संवाद। और इसी के आधार पे पूरा आपका जो कोर्स डिजाइंड है, जो थेरेपीज का एक पेपर है, उसमें आपको गर्भ संगीत की क्लासेस ली गई थी ना शिखा अग्रवाल द्वारा। तो जी गर्भ संगीत एक तरह की थेरेपी है ना। यज्ञ विज्ञान आपको पढ़ाया गया था डॉक्टर सारस्वत द्वारा, तो वो क्या था, वो भी एक प्रकार की थेरेपी है, ठीक है, जिसमें मंत्र थेरेपी और ध्यान थेरेपी अभी और हम लोग आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये आचार्य चरक ने, अब हमको जानना ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डाइट, इस डाइट का कार्य क्या है, जो ये डाइट हम बता रहे हैं गर्भावस्था के दौरान, ये डाइट कार्य क्या करेगी, आहार का फंक्शन क्या है। तो आचार्य चरक ने चरक संहिता में इसको बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्रिया यापन गर्भा या स्त्रिधा रसः प्रतिपद्यते स्वशरीर पुष्टये स्तन्याये गर्भ वृद्धे च। अर्थात ये जो आहार माँ ले रही है, इसके ये जब डाइजेस्ट हो जाता है, आयुर्वेद के अनुसार जो आहार हम लेते हैं, जो वो डाइजेस्ट हो करके आहार रस में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो जाकर टिश्यूज और सेल्स द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो आचार्य चरक प्रकार बताते हैं कि ये आहार रस, जो आहार माता ने लिया, डाइजेस्ट होने के बाद आहार रस बन गया, वो 3 धाराओं में विभाजित होकर के कार्य करता है। पहला माता के पोषण के लिए, दूसरा गर्भ की वृद्धि एवं पोषण के लिए, और तीसरा स्तन्य उत्पत्ति हेतु। स्त्रिया यापन गर्भा या स्त्रिधा रसा प्रतिपद्यते स्वशरीर पुष्टये स्तन्याय गर्भ वृद्धि च। 3 धाराओं में विभाजित हो जाता है ये आहार रस। माता का पोषण, माता का पोषण किस प्रकार से हो रहा है, माता को पोषण नहीं मिलेगा तो प्लेजेंटा के द्वारा वो न्यूट्रिएंट्स अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे में जाते हैं। तो माता का पोषण होना चाहिए। माता को जब पर्याप्त एनर्जी मिलेगी, कैलोरीज मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन मिलेंगे, वो जाकर के एब्जॉर्ब होकर के रस में घुल जाते हैं, सॉरी ब्लड में घुल जाते हैं, और वो ब्लड प्लेजेंटा के द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए फीटल सर्कुलेशन में जाता है, और इस तरह से गर्भस्थ शिशु का विकास होता है। तो माता का पोषण होना चाहिए। फिर गर्भ की वृद्धि और पोषण मतलब गर्भस्थ शिशु का विकास, और तीसरा है स्तन्य की उत्पत्ति, अर्थात जो ब्रेस्ट है वो इस तरह से डेवलप हो कि समय आने पर उसके मिल्क ग्लैंड्स इस तरह से डेवलप हो सके कि उचित मात्रा में गुणवत्ता पूर्ण दूध की का उत्पादन हो सके। यानी कि यह ऐसा हो जाए तो उसके बाद तो माँ से अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी जाती है जब डिलीवरी हो जाती है, तो माँ के सर्कुलेशन से या माँ के ब्लड के द्वारा तो बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो अब बच्चे का विकास कैसे होएगा, तो बच्चे का विकास होएगा ब्रेस्ट फीडिंग से, स्तनों से जो दूध निकलेगा उससे। तो उसकी प्रिपरेशन वो 9 महीने में होती है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मिल्क ग्लैंड्स का डेवलपमेंट इस प्रकार से होता है। एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है, आपने देखा होगा ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ने का अर्थ उसमें एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो रहा है जो बाद में कैलोरीज का काम करेंगे, और उससे मिल्क ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं। मिल्क ग्लैंड्स के द्वारा जो मिल्क है वो निकल आएगा, जिससे कि बच्चा लेकर के बच्चे का विकास होगा। माता के पोषण को अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि देखिए योग्य आहार जरूरी क्यों है, पहले इसको समझ लीजिए। योग्य आहार जो माँ को हम दे रहे हैं उसका आवश्यकता क्या है, माँ के स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु। अब माँ के शरीर में क्या बदलाव हो रहा है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ के अंदर जो गर्भाशय है, गर्भाशय समझते हैं ना, यूट्रस जी। यूट्रस एक छोटा सा ऑर्गन है, कितना है 7 to 9 सेंटीमीटर का ऑर्गन होता है वो। अगर आप एग्जाम्पल की देखें तो एक छोटा संतरा उसके साइज का होता है। अब वो 9 महीने में ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है, कुछ बता सकते हैं, कुछ आइडिया है कितना बड़ा हो जाता है? ये लगभग 5 गुना बढ़ जाता है, अपने साइज से 5 टाइम्स इसका साइज इंक्रीज कर जाता है, 15 गुना इसका वजन बढ़ जाता है, और 500 गुना इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये चेंजेस किस में हो रहे हैं? यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर।
नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस से लेकर के एक फुल टर्म प्रेगनेंसी के यूट्रस में इतना बदलाव होता है। 7 to 9 सेंटीमीटर्स का जो ऑर्गन है वो 35 सेंटीमीटर्स का हो जाता है, और वो 15 से 20 गुना बल्कि 50 ग्राम्स जो होता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट होता है, जो बढ़ करके ऑलमोस्ट 1000 ग्राम्स हो जाता है, ऑलमोस्ट 1 kg। हाँ, और जो वॉल्यूम है वो 500 टाइम्स बढ़ जाता है। तभी तो एक 3 किलो का 3.5 किलो का बच्चा उसके अंदर समा सकता है। और खाली बच्चा ही थोड़ी ना, बच्चे के चारों तरफ वो होता है, फ्लूइड होता है जिसके हम लाइकर कहते हैं, अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद झिल्लियां होती हैं, उसके बाद प्लेजेंटा होता है जो अपने आप में 250-300 ग्राम का होता है। तो ये सब जो है मिला करके यूट्रस के अंदर समाया हुआ होता है। ठीक है, तो ये चेंजेस माँ के स्वास्थ्य में हो रहे हैं गर्भावस्था के दौरान। फिर बढ़ते गर्भस्थ शिशु का विकास। अब आप इमेजिन करिए, जब कंसेप्शन होता है, जब बच्चा गर्भ में आता है तो कितने सेल का होता है? 1 सेल का मैम, 1 सेल। सिंगल सेल, यस, सिंगल सेल का फर्टिलाइज ओवम होता है। देन सेल डिवीजन स्टार्ट्स, इजंट इट? सेल डिवीजन कैसे होता है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इसी तरह से तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, मोरुला बन जाता है ना, जिसे हम पिंड कहते हैं। और बढ़ते 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 फिर क्या होता है? ये कितना बड़ा हो गया? ये 2.5, 3, 3.5 किलो का, जैसी माँ का कद काठी होती है उसके अनुसार इतना बड़ा ये बच्चा बन गया। तो ये गर्भस्थ शिशु का विकास का आधार क्या है? इसका आधार भी माँ का आहार है, क्योंकि यदि माँ का आहार पर्याप्त नहीं होगा, या तो क्वांटिटी में पर्याप्त नहीं है, या गुणवत्ता में पर्याप्त नहीं है, या कहीं किसी प्रकार से इंफीरियर रह जाता है, तो बच्चा कैसा होगा? माँ भी कुपोषित हो जाएगी और बच्चा भी कुपोषित हो जाएगा। जो मैंने आपको टर्म बताया था, इसे कहते हैं IUGR बेबी, लो बर्थ वेट बेबी। जिस बच्चे का गर्भावस्था के दौरान विकास नहीं होता, ऐसे गर्भस्थ शिशु लो बर्थ वेट बेबीज कहलाते हैं। और इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। जब बच्चे का विकास गर्भ पे नहीं हो रहा तो उसका टर्म है IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अब ये अलग बात है कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के 2 कारण होते हैं। एक्सटर्नल में आती है हमारी डाइट और एनवायरनमेंट, और इंटरनल मतलब डाइट भी ठीक है, वातावरण भी ठीक है, कोई इस प्रकार की स्ट्रेस नहीं है, तब भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को गर्भाशय का जो वातावरण होता है वो सूट नहीं करता। मतलब हाँ, आपकी डाइट भी अच्छी है, घर का वातावरण भी ठीक है, माँ प्रसन्न है, स्ट्रेस में नहीं है, घर वालों का व्यवहार भी अच्छा है, उसकी दिनचर्या भी ठीक है, इसके बावजूद IUGR, ये थोड़े रेयर केसेस होते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स की वजह से गर्भस्थ शिशु का विकास नहीं हो रहा। लेकिन अधिकतर कारण जो होता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का या स्मॉल फॉर डेट बेबीज का, वो होता है मैल नरिशमेंट, यानी कि आहार का अभाव हो, चाहे आहार की मात्रा का अभाव हो या आहार की गुणवत्ता अप टू द मार्क नहीं हो। ओके, अब योग्य आहार की आवश्यकता केवल गर्भावस्था तक सीमित नहीं है, ये 2 कारण हमने आपको बताया, लेकिन प्रसव के दौरान जो शक्ति चाहिए, उत्साह चाहिए, ऊर्जा चाहिए, प्राण शक्ति चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? 9 महीने मान लीजिए माँ ने नहीं खाया ठीक से और उसका टाइम आ गया और उसको दर्द शुरू हो गए, अब उसके अंदर शक्ति नहीं है कि वो 8-10 घंटे के लेबर पेन्स को बेयर कर सके, क्योंकि उसके अंदर कोई रिजर्व नहीं है बॉडी के अंदर। तो ये रिजर्व कब डेवलप होगा? ये रिजर्व उसी 9 महीने में डेवलप होगा ना। 9 महीने के आहार के द्वारा ही बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज होता है। आपने देखा होगा, एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी के आप स्ट्रक्चर को देखिए और आप एक प्रेग्नेंट लेडी के स्ट्रक्चर को देखिए, तो आप देखते हैं कि उसमें ब्रेस्ट में, कमर पे, हिप्स पे एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट कर रही है आगे की तैयारी के लिए। उसको मालूम है कि जब लेबर पेन आएंगे तो उसके लिए माँ के अंदर शक्ति चाहिए, उत्साह चाहिए, बल चाहिए, तो ये आहार के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। तो अगर मैल नरिश मदर है तो हम देखते ही कह देते हैं कि ये तो इतनी वीक है, ये तो बेयर ही नहीं कर पाएगी लेबर पेन्स, ना उसके अंदर शक्ति है, ना गर्भस्थ शिशु
इतना स्ट्रांग है या इतना नॉर्मल वेट का है कि वो लेबर पेन्स का जो स्ट्रेस है वो बेयर कर सके। इसलिए प्रसव के दौरान जो एनर्जी चाहिए, जो उस दौरान शक्ति चाहिए, कैलोरीज चाहिए, तो वो आहार भी है और उसमें और भी चीजों का योगदान है जो आपको डॉक्टर सोनाली पढ़ा रही हैं, योग व्यायाम। तो योग और प्राणायाम, जप, ध्यान, ये क्या करता है, ये मानसिक रूप से माँ को तैयार करता है। तो हमको अपनी माँ को शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से प्रसव के लिए तैयार करना है। पहले मेंटली भी वो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि मुझे सामान्य प्रसव चाहिए, उसके बाद फिर उसकी एनर्जी वाला रोल आता है। अगर वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होती तो कितनी भी अच्छी डाइट उसने ली हो, कितना भी वो स्ट्रांग हो, वेट भी नॉर्मल है, बच्चे का वेट भी नॉर्मल है, सब ठीक है, लेकिन वो मानसिक रूप से यदि तैयार नहीं है तो वो हाथ पैर खड़े कर देती है कि नहीं, मैं पेन बेयर नहीं कर सकती हूँ, और वो सीजर के लिए नॉर्मली ऑप्ट करती है, जो आजकल होता है। तो ये दोनों, इसीलिए जो 8वां आयाम बताए जा रहे हैं वो साइमल्टेनियसली काम करने चाहिए। एक अकेले से काम नहीं चलेगा कि हमने डाइट, जैसे आजकल न्यूट्रिशन पे बहुत जोर है, न्यूट्रिशन के बहुत क्लासेस लेती हैं बहनें, आप देखते हैं कि डाइटिशियंस की सलाह लेती हैं, पर इट इज अ कंप्लीट पैकेज इन गर्भ संस्कार। एक खाली डाइट ही अच्छी कर दी हमने, उसको बहुत अच्छा हम भोजन दे रहे हैं, पूरा संतुलित भोजन दे रहे हैं, अब मेवा भी खा रही है, दही दूध भी ले रही है, हरी सब्जियां भी खा रही है, अन्न की मात्रा भी ठीक है, फल भी ले रही है, तो लेकिन उसकी मेंटल प्रिपरेशन बच्चे के लिए वो भी उतनी जरूरी है सामान्य प्रसव के लिए। इसी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग, सफल दुग्ध पान काल के लिए योग्य आहार बहुत जरूरी है कि हमने जिस तरह से 9 महीने आहार दिया तो उसी की तरह फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आहार उसी प्रकार से चलना चाहिए। इनफैक्ट लैक्टेटिंग मदर्स की जो कैलोरीज होती हैं वो और बढ़ जाती हैं व्हेन कंपेयर्ड टू प्रेग्नेंट फीमेल्स। प्रेग्नेंट फीमेल्स की मैंने आपको बताई थी कैलोरीज, कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए, 250 करीब में, नहीं 350, 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए हर प्रेग्नेंट लेडी को। और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब आप कैसे डिवाइड करेंगे महिलाओं के बीच में, हर एक को आपके लिए कैटेगरीज है ना, कैटेगरीज बताई थी, कितनी कैलोरीज चाहिए नॉर्मली, नॉर्मल इंसान को कितनी कैलोरीज चाहिए। देखिए ये आपके कार्य के ऊपर डिपेंड करता है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफस्टाइल में ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, उसे कहते हैं सिडेंट्री लाइफस्टाइल, अधिकतर बैठे रहने का काम है, तो केवल दिमागी काम करते हैं, तो उनको केवल 1800 कैलोरीज चाहिए नॉन प्रेग्नेंट को, प्लस 350। अगर थोड़ा बहुत घर का काम जैसे महिलाएं करती हैं, घरेलू काम, घर के छोटे मोटे काम करती हैं, उनको 2200 कैलोरीज प्रेगनेंसी में, प्लस 350। और जो बहुत हैवी काम करते हैं, जो लेबर क्लास है, उसको 2600 कैलोरीज नॉर्मली चाहिए, प्लस 350 प्रेगनेंसी के। ओके, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि कितनी कैलोरीज हमें चाहिए, वो लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेंगी। अगर आप बैठी हुई महिला, जो कि आजकल आमतौर पे होता है, लाइफस्टाइल सिडेंट्री है लेकिन वो खाना उतना नहीं खा रही है, लाइक 2600 कैलोरीज नॉर्मली ले रही है, तो उनका वेट गेन बहुत एबनॉर्मल हो जाएगा। वेट गेन की जो सीमा है वो भी निर्धारित है प्रेगनेंसी में। ऐसा नहीं है कि आप 15-20 किलो वेट गेन कर लीजिए। अगर वेट ऑलरेडी आपका बढ़ा हुआ है तो नॉर्मली 10 से 12 किलो वजन बढ़ना चाहिए 9 महीने के लिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 65 किलो की हैं तो 10 किलो भी काफी है बढ़ना, या 70 की है तो 8 किलो भी काफी है। लेकिन 45 किलो वजन है, उस महिला का 15 किलो भी बढ़ सकता है, तो कोई समस्या नहीं। समझ में आया? ये बात समझ में आई रीता एंड प्राची? जी मैम। ठीक है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, जो वेट गेन है प्रेगनेंसी में उसको भी ट्रैक करके रखना है। तो इसी तरह से कैलोरीज डिसाइड करनी है। भोजन में चीजें सब लेंगे, लेकिन कैलोरीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो अभी हम संतुलित भोजन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इसी के अनुसार योग्य आहार क्यों जरूरी है, बच्चे का सही वजन, अगर आहार ठीक है तो बच्चे का वजन सही होगा। एप्रोप्रिएट
वजन कितना होता है इंडियन बच्चे का? इंडियन बच्चे का वजन कितना होना चाहिए? मैम 350, नो, 350 मतलब नहीं, 3.5 किलो 350। नहीं, 3.5 किलो तो ओवरवेट बच्चा हो गया। मैम ढाई ढाई कम से हो साढ़े गया, 250 3.5 से 3 किलो, 3.5 से 3 किलो, 2.75 kg वैसे आइडियल है इंडियन, बट 3.5 से 3 किलो आइडियल है। 2.5 किलो भी एवरेज बच्चा ठीक है। 2 किलो से कम वजन वाले बच्चे स्मॉल फॉर वेट कहलाते हैं, स्मॉल फॉर डेट या लो बर्थ वेट बेबीज कहलाते हैं, लेस देन 2 kgs। और 3.5 आजकल आम हो गया है क्योंकि डाइट बहुत अच्छी है हमारे पेशेंट्स की, लेकिन 3.5 to 4 kgs वाले ओवरवेट बच्चे हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये भी समझ लो, यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि माँ की कद काठी कैसी है। जैसे माँ अगर 5 फीट 6 इंच की है, उसके 3.5 किलो का बच्चा नॉर्मल माना जाएगा। माँ 5 फुट की है तो उसका 2.5 किलो का बच्चा भी नॉर्मल, समझे? ये जो माँ की स्ट्रक्चर है, माँ का कदकाठी कैसी है, वो इम्पोर्टेंट है बच्चे के वजन को निर्धारित करने के लिए। लेकिन अगर 5 फीट की माँ है, 3.5 4 किलो का बच्चा है, तो ये बहुत ओवरवेट बच्चा कहलाएगा, ठीक है। तो इसका आधार भी क्या है कि बच्चे का वजन एप्रोप्रिएट हो, योग्य आहार। आप देखिए, ये नहीं कि कम ज्यादा, योग्य आहार जितना योग्य है, ओवर ईटिंग भी नहीं और मैल नरिश भी नहीं, अंडर ईटिंग भी नहीं। इसलिए ये बहुत ध्यान रखने की बात है। यहीं पे मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये मिथ है कि माँ प्रेग्नेंट है तो 2 के लिए खाना है, इसीलिए बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं। मात्र 350 कैलोरीज बढ़ानी है, तो वो जो हम फूड डिसाइड करेंगे, उसका डाइट चार्ट प्लान करेंगे, उसमें हमें देखना है कि 350 कैलोरी ही जाए, और वो किस प्रकार से जाए, इस तरह से हमको फूड आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे उसके। फिर बात आती है कि योग्य आहार किसके लिए जरूरी, इम्यूनिटी के लिए। तो वो हम आगे स्तंभ पढ़ेंगे, हेल्दी प्रेगनेंसी में हेल्दी डाइट के क्या स्तंभ होते हैं 4, तो उसमें ऐसी चीजें इंक्लूड करें जिससे भोजन में, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चे की और माँ की अच्छी हो। माँ की अच्छी रहेगी तो बच्चे की भी अच्छी रहेगी। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के समय में हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी माताओं को क्या बोलेंगे कि विटामिन सी का सेवन अधिक मात्रा में करें। विटामिन सी मिलेगा उनको नींबू से, आंवला से, संतरे से, मौसमी से। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए डाइट में विटामिन सी का इंक्लूड करें। अंकुरित अनाज इंक्लूड करें। अंकुरित अनाज जब आप लेते हैं, चना, मूंग, मूंगफली मिला करके अच्छा सा टेस्टी बना लीजिए आप उसको, स्प्राउट नियमित लेंगे तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स और विटामिन होते हैं, वो इम्यूनिटी के लिए बहुत सहायक होते हैं, ठीक है। फिर आता है रक्त का स्टोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे भी हम लोग एनीमिया को डिस्कस करेंगे। रक्त का स्टोर अच्छा रहना चाहिए। अब रक्त का स्टोर अच्छा क्यों रहना चाहिए, कुछ बताएंगे आप लोग? मैम ऑक्सीजन लेवल अच्छा बना रहे, माँ का भी बच्चे का भी, और एनीमिक ना हो, बच्चे में कमी ना हो, माँ में भी ना हो। यस, यू आर वेरी वेरी क्लोज टू द आंसर। पहली बात, हमारी जितनी बच्चियां हैं, जो हमारी भारतीय बच्चियां हैं, विशेष करके ग्रामीण ग्रामीण क्या, आप शहरी क्षेत्रों की भी देख लीजिए, वो बिल्कुल जानकार नहीं है, उनके अंदर बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, और अधिकतर वो विवाह के समय और प्रेग्नेंट होते समय एनीमिक ऑलरेडी होती हैं। अब वो जब ऑलरेडी एनीमिक है, उनका हीमोग्लोबिन ऑलरेडी 9-10 है, पूरा नहीं है 12 तक, तो जब प्रेगनेंसी आएगी तो उनके अंदर एनीमिया बढ़ेगा। एनीमिया बढ़ेगा तो आपने जैसा बताया, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा, ऑक्सीजनेशन अच्छा नहीं होगा तो अंगों का विकास सही से नहीं होगा। तो ये प्लानिंग फेज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि 3 माह पूर्व प्लानिंग करी जाए प्रेगनेंसी की। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन नहीं बल्कि सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट कराना आवश्यक है, जिससे ये पता चल सके कि रक्त की कमी तो नहीं है। अगर आयरन स्टोर कम है तो उनको पहले हमको आयरन स्टोर को डेवलप करना है, एनीमिया को करेक्ट करना है, तब प्रेगनेंसी आनी चाहिए। नहीं तो वो पूरे प्रेगनेंसी में उनका हीमोग्लोबिन कॉम्प्रोमाइज बना रहता है। हम कितना भी अच्छा उनको भोजन दे दें, कितने आयरन के सप्लीमेंट्स दे दें, पर वो हीमोग्लोबिन बहुत नहीं बढ़ता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, बच्चा खींच रहा है, इसके कारण से वो कॉन्स्टेंटली एनीमिक बनी रहती है। दूसरी बहुत मुख्य बात, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मृत्यु
गर्भ डिलीवरी के समय होती है ब्लीडिंग के द्वारा, पीपीएच के द्वारा, पोस्टमार्टम हेमरेज जिसे कहते हैं, तो उससे ब्लीड बहुत ज्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। उसका मुख्य कारण है पीपीएच। जब ऑलरेडी हमारी माँ कॉम्प्रोमाइज होती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन स्तर कम है, उसका रिजर्व कम है, तो थोड़ी सी ब्लीडिंग में ही वो डिटोरिएट कर जाती है। मान लीजिए 8 ग्राम की 7 ग्राम की महिला जो है डिलीवरी के लिए आ रही है और बच्चा तो हो गया नॉर्मल, लेकिन बच्चा होने के बाद उसको ब्लीडिंग हो गई और ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, उसका हीमोग्लोबिन खटाक से 4 रह जाता है, 5 रह जाता है और आपको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अब मेडिकल कॉलेज जैसे जो हमारे टर्शरी सेंटर्स हैं, जहाँ बहुत खराब हालत में महिलाएं आती हैं, वहाँ ऑलरेडी कई बार ऐसी महिला आती हैं जिनका हीमोग्लोबिन 4-5 है और वो डिलीवरी के लिए आ रही है। आप सोचिए उनको जरा सी ब्लीडिंग होगी, 3 ग्राम रह जाएगा, 2 ग्राम रह जाएगा, अब उनको जीवन बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवेयरनेस फैलाना कि हमारी जो कॉलेज लेवल से स्कूल लेवल पे आयरन, इनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होना चाहिए, इनका आयरन स्टोर का करेक्शन होना चाहिए, एनीमिया का करेक्शन होना चाहिए, उनको डाइट की अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे जरूरी हो तो आयरन का सप्लीमेंट भी दिया चाहिए, जिससे जब बच्ची हमारी स्वस्थ होएगी तभी वो स्वस्थ माँ बनेगी और तभी आने वाली जनरेशन स्वस्थ होगी। ठीक है, तो ये आपको इसका पता होना चाहिए। जिस भी गर्भवती से आप मिले उसका एक बार कंजक्टाइवा जैसे देखते हैं ना, आयरन की टेस्टिंग करते हैं कि कैसी उसके ब्लड लेवल कैसा, वो जरूर आप देखिए कि एनीमिक तो नहीं है और हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए, उसके आधार पर उसको सलाह दीजिए कि कब उसको प्रेग्नेंट होना चाहिए। पहले उसके अंदर बॉडी के अंदर आयरन का स्टोर अच्छा, एनीमिया करेक्शन, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। फिर योग्य आहार के द्वारा हम जन्मजात विकारों को रोक सकते हैं। लो बर्थ वेट मैंने आपसे डिस्कस किया, स्टंटिंग, बौनापन, ये बहुत रेयर है लेकिन हाँ होता है, इसकी रोकथाम होगी। अब जन्मजात विकारों में सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ना आपने रीढ़ के और मस्तिष्क के जो विकार होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। जैसे एनेनकेफली का नाम सुना है? जब बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता, स्कल भी नहीं डेवलप होता, उसका ब्रेन एक तरह से खुला होता है। ये बच्चे गर्भ में डेवलप करते रहते हैं, मतलब गर्भ में इनकी मृत्यु नहीं होती, ये डेवलप करते रहते हैं। अब तो खैर अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, सब 4-5वें महीने में जरूर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो एनेनकेफली डायग्नोज हो जाती है। पहले तो कई बार ऐसा होता था कि 7 महीने पे 8 महीने पे माँ आ रही है, डिलीवरी हो गई और बच्चे का ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है, इसे कहते हैं एनेनकेफली। और एक होता है मेनिंगोसील या मेनिंगोमाइलोसील, ये स्पाइनल ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहलाते हैं। तो इनमें क्या आवश्यकता होती है? इसमें होता है कि अगर हम गर्भ धारण करने वाली माँ को 3 माह पहले से फोलिक एसिड खिलाना शुरू कर दें तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पर ये जानकारी हमारी गर्भवती माताओं को नहीं होती। आज हर लड़की को बताने की जरूरत है कि वो जब प्रेगनेंसी प्लान करे, जब उसके मन में विचार आए कि उसको माँ बनना है, उसके साथ ही फोलिक एसिड की एक टैबलेट लेना अवश्य शुरू कर दे। फोलिक एसिड हमें मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों से, तो साथ में सप्लीमेंटेशन भी ले और सब्जियां भी ले, तो कोई कारण नहीं रहेगा कि उसके अंदर इस तरह के विकार डेवलप हो। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। थायराइड की समस्या बहुत तेजी से हमको पकड़ में आ रही है, वो शायद इसलिए क्योंकि अब हम हर महिला का टेस्ट करा रहे हैं। तो थायराइड की कमी से क्या होता है, थायराइड की बहुत मामूली सी भी अगर कमी रह जाती है, मतलब उसको लोग ये कह भी नहीं सकते कि वो नॉर्मल लिमिट्स में, पर जो आम जनता के लिए नॉर्मल लिमिट्स हैं, प्रेगनेंसी के लिए वो अलग लिमिट्स होती हैं। जैसे आप जानते होंगे कि टीएसएच का लेवल 5 के अंदर रहेगा आम जनता के लिए, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी के लिए टीएसएच का लेवल 2.5 पे हमको मेंटेन करना है, तब उसके बच्चे के ब्रेन का विकास अच्छे से होगा, मानसिक रूप से वो स्वस्थ होगा। अन्यथा अगर थायराइड लेवल्स, टीएसएच लेवल्स या T3 T4 लेवल्स एबनॉर्मल होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और हमने उसको मैनेज नहीं किया, उसको हमने थायराइड की दवाइयों का सप्लीमेंटेशन नहीं दिया, तो ये बच्चा लो आईक्यू का, मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि टीएसएच लेवल्स भी पहले से ही चेक किए जाए। फिर इसी तरह से आता है जिंक की कमी।
जिंक की कमी से एनीमिया तो होता ही है, जिंक की कमी से अबॉर्शन भी हो जाता है। तो ये काय से मिलता है आपको? साबुत दालों से, साबुत अनाज से, और गेहूं को अगर अंकुरित करके लिया जाए तो उसमें भी जिंक बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो जिंक की भी कमी नहीं होनी चाहिए। और आजकल आप देख रहे हैं कि कितना लोग जिंकोविट और जिंकोनिया खा रहे हैं कोविड में, कितनी तेजी से उसका कंजम्पशन हो रहा है। इसकी जगह अगर आप साबुत दाल, साबुत अनाज और अंकुरित अनाज, अंकुरित दालों का सेवन करने लग जाएं तो जिंक की कमी आपके अंदर नहीं हो सकती है। तो जिंक भी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आहार में जैसे आयरन है, उसी तरह से कैल्शियम भी उतना इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम खाली बोन्स की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि माँ की अगर हड्डियां कमजोर हैं, अगर उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त नहीं है हड्डियों में, तो क्या होता है, प्रेगनेंसी के चौथे माह से ही बच्चे की हड्डियां बनने लगती हैं। अब बच्चा जैसे हड्डियां डेवलप करता है तो वो माँ के सर्कुलेशन से कैल्शियम खींच लेता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेता है, तो माँ की हड्डियों में और कमजोरी आ जाती है। इसलिए आप देखते हैं गर्भवती माताओं को अक्सर लो बैक एक, पैरों में दर्द, ये सब बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी होती है। तो दूसरा एक और कैल्शियम का कार्य है, वो है ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस। तो जिन महिलाओं में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, वो उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी से पूर्व हमें ये जो आहार आज आपको डिस्कस किया जाएगा, उसकी जो हमें योजना है वो हमें प्लानिंग पीरियड से बनानी है। इनफैक्ट हमें समाज को अवेयर कराना है कि जो बच्ची हमारे घर में आ रही है तो उसके आहार का हमें लड़कों की अपेक्षा अधिक ध्यान रखना है। उल्टा होता है हमारे घरों में, लड़का होगा तो माँ उसके दूध का, उसके भोजन का, समय का सब ध्यान देती है, लेकिन लड़कियों के प्रति आज भी पक्षपात किया जाता है। बदल रहा है समाज, लेकिन लेकिन उसके पीछे वो जानते नहीं है कि वो अपनी फ्यूचर जनरेशंस को खराब कर रहे हैं, क्योंकि जो कमजोर लड़की है वो कमजोर माँ बनेगी और आने वाली जनरेशन हमारी कमजोर होंगी। उसके अंदर कितने सारे के विकार हो सकते हैं, उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, माँ एनीमिक है, बच्चा एनीमिक हो सकता है, माँ के अंदर बांझपन की समस्या हो सकती है। विटामिन ई की कमी से बांझपन की समस्या आ जाती है, क्योंकि विटामिन ई जो होता है ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जर्मिनल एपिथेलियम को मेंटेन करता है। तो विटामिन ई इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर इस कंटेक्स्ट में जो हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं उसमें हम आपको मुख्य मुख्य अपने डाइट के वो पार्ट्स बताना चाहते हैं कि जो आपकी डाइट में अवश्य होने चाहिए, नहीं उनके होने से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आपने देखा एनीमिया हो सकता है आयरन की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी से माँ की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, जिंक की कमी से इम्यूनिटी लो हो सकती है, अबॉर्शन बढ़ सकता है, विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी हो सकती है, इम्यूनिटी अगेन कम हो सकती है। विटामिन ई भी अपने आप में एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बढ़ाने में काम होता है। विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में आजकल लेना इंपॉर्टेंट है। और जल, जल भी हमारे सिस्टम को नॉर्मलाइज रखता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी इंपॉर्टेंट है। ये आगे हम समझेंगे, ठीक है। और कई जीर्ण रोगों की नींव को पनपने से बचाया जा सकता है। अगर आहार अच्छा है तो हम कई सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, आहार से ही, मात्र आहार की। आयुर्वेद का मैंने आपको नियम बताया था ना कि आयुर्वेद के अनुसार आहार ही औषधि है। यदि प्रॉपर तरीके से लिया जाए, मात्रवत लिया जाए, योग्य आहार लिया जाए, हितकारी आहार लिया जाए, तो आहार ही औषधि। और यही बात आज हमारी मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव कर दी है। उन्होंने ऐसे आहार को जिसमें औषधीय गुण होते हैं, जिसको लेने से हम बीमारी से बच सकते हैं और जिसको लेने से हम अतिरिक्त दवाइयां लेने से बच सकते हैं, उसको एक टर्म दिया है। वो टर्म क्या है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। वो टर्म क्या है? नहीं याद? कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। न्यूट्रास्यूटिकल, वो आहार जो औषधीय गुणों से युक्त है, जिसको लेने से बीमारी से बचा जा सकता है, जिसको लेने से दवाइयां लेने से बच सकता है व्यक्ति,
ऐसे आहार में जिसमें कि औषधीय गुण घटकों का अधिक प्रधानता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। और ये आयुर्वेद का भी नियम है कि आहार ही औषधि है। यदि मात्रवत लिया जाए, यदि योग्य आहार लिया जाए, यदि हितकारी आहार लिया जाए, यदि हम मितभुक रहें, ऋतभुक रहे। तो हितकारी हमने डिस्कस किया था, मितभुक अगेन डिस्कस कर लेते हैं। मितभुक अर्थात, मितभुक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मित्रवत मतलब अच्छे हो, जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। नहीं, मितभुक अर्थात कम मात्रा में, पूरा ऊपर तक भर के नहीं सीमित। लेना है। मितभुक अर्थात पेट से आधा। जैसे अगर 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाएंगे, 1/4 पेट पानी के लिए, 1/4 पेट हवा के लिए खाली रहना चाहिए। ये कहलाता है मितभुक आहार, भूख से कम लेना। ठीक है? नहीं तो हम क्या करते, खाते रहते हैं जब तक कि हमारा ब्रेन हमको सिग्नल भी भेज देता है कि पेट भर गया, उसके बाद भी हम आधी रोटी और खा लेते हैं। ये नहीं करना है, इससे डाइजेस्टिव जूसेस को काम करने में प्रॉब्लम आती है, पूरी क्षमता पे वो डाइजेस्टिव जूसेस अपने काम नहीं कर पाते हैं। ये मितबुक। ठीक है, अब समझ में आ गया मितबुक? जी। अब ऋतबुक। ऋतु के अकॉर्डिंग मैम, ऋतु सीजनल। के अकॉर्डिंग सीजनल। सीजनल के साथ एक और चीज याद रखेंगे, लोकली ग्रो किया गया हो। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि जो लोकली ग्रो किया जाएगा वो हमारे पास शीघ्रता से आएगा और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होएगी क्योंकि जी। वो ताजा है। ठीक है, और जब दूर से आ रहा है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। तो यू हैव टू रिमेम्बर हितबुक, ऋतबुक, मितबुक, है ना। और ये जो हमने पूरा डिस्कस किया कि योग्य आहार गर्भवती माँ के लिए क्यों जरूरी है, ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया, याद ये कर सब लिया अच्छे नोट से, कर लिया। है जी, ना, नोट नोट कर कर लिया। लिया। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे पहले सात्विक आहार। आज हम डिस्कस करेंगे सात्विक आहार क्या है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि मेंटल बॉडी के पोषण के लिए, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए आपको सात्विक आहार लेना है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए संस्कारित आहार लेना है। ठीक है, और फिजिकल बॉडी के पोषण के लिए आपको संतुलित आहार लेना है। तो एक्चुअली वाय सात्विक आहार ये है क्या? तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर है, छांदोग्य उपनिषद का ये श्लोक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। अर्थात आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण के शुद्ध हो जाने से बुद्धि निर्मल होती है और उससे सब संशय और भ्रम जाते रहते हैं। तब मुक्ति का मिल पाना सुलभ हो जाता है। ठीक है, अब मुक्ति का मतलब हम लोग, एक तो होता है कि मोक्ष, मतलब जब हमारा जो आवागमन का चक्र है संसार में वो खत्म हो गया तो ऐसे कहते हैं मुक्ति हो गई। लेकिन मुक्ति तब भी होती है जब हम तरह तरह के राग द्वेष जिसमें पड़े हुए हैं, तरह तरह के संशय भ्रम में, जब हमारे बुद्धि में क्लैरिटी आ जाती है तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें पता है जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें मानव जीवन क्यों मिला है, हमें क्या करना है, हमें कैसे यूटिलाइज करना है। पर ये तब समझ में आएगा ना जब हमारी बुद्धि निर्मल होएगी। और बुद्धि निर्मल होने के लिए हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए, यानी कि हमारी तीनों बॉडीज हेल्दी होनी चाहिए। फिजिकल बॉडी निरोगी काया सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ मन निर्मल होना, बुद्धि निर्मल होना, बुद्धि की क्लैरिटी, ये भी आहार की शुद्धि के साथ आती है। तो इसीलिए आज आप देख रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने हलवा खाना है, तो हलवा आप 3 तरह से खा सकते हैं। एक, आप जाएंगे बाजार में, रेस्टोरेंट में, हलवा ऑर्डर करेंगे, पेमेंट करेंगे और हलवा खा करके आ जाएंगे। दूसरा, घर में आप माँ से कहेंगे, भाई अपनी माँ, बच्चे जो होते हैं माँ से कहते हैं माँ आज हलवा खाने का मन है, तो वो माँ जो है घर में हलवा बनाएगी। तीसरा, हलवा आपने कभी ना कभी, कभी भंडारे में गए होंगे, लंगर में गए होंगे, वहां खाया होगा।
अब तीनों हलवे में क्या क्या अंतर है? तीनों हलवे जो हैं हमारी बुद्धि को या हमारी पर्सनालिटी को किस तरह से प्रभावित करेंगे, ये अन्न का प्रभाव है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जब आप रेस्टोरेंट में गए, आपने पेमेंट किया, और वहां जो सर्व कर रहा है उसकी इंटेंशन क्या है कि आप भोजन करें और वो आपसे पेमेंट पाए, तो आपकी बुद्धि भौतिकतावादी होगी। आपके मन में भी ये विचार आएगा कि भाई मैं और कमाऊं, क्योंकि मुझे जब रोज रोज रेस्टोरेंट जाकर खाना है तो उसके लिए मेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए। तो आपकी बुद्धि पे प्रभाव क्या पड़ा? समझ में आया? हेलो प्राची, रीता, जी जी। आवाज आवाज आई? समझ में आया? आवाज जब आ आपने रही है। रेस्टोरेंट में जाके वो हलवा खाया, उसका पेमेंट किया, और जो रेस्टोरेंट ओनर है उसका मन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए मेरे हलवा खाएं सो दैट मेरी अर्निंग अच्छी हो, so the now that the energy that is transferred to you is to earn, you also want to earn more, है ना? ये हो गया एक भौतिकतावादी युग का एक जो हम देखते हैं आजकल, ठीक है, कि अधिक से अधिक हम जब बाहर जाके खा रहे हैं तो उसी तरह की हमारी भी बुद्धि हो रही है। दूसरी बात, जब हमने घर में पका के खाया, माँ ने बनाया, तो माँ का प्रेम उसमें है, तो हमारे अंदर प्रेम की वृद्धि होगी, हम आत्मीयता का विस्तार करेंगे, हमको अच्छा फीलिंग होगी, है ना? फिर तीसरी, एक स्टेप और ऊपर, जब हमने ऐसी जगह भोजन किया, ऐसी जगह हमने हलवा प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, जहाँ बनाते समय लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, भजन बज रहे थे, ऐसे वातावरण में भोजन बनाया जा रहा था जो पूरी तरह से सात्विक था, निर्मल था, ईश्वर का नाम लिया जा रहा था, तो उस हलवे का एक अलग ही प्रभाव हमारे ऊपर होएगा। वो हमारे अंतःकरण को प्रेरित करेगा परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए। तो ये 3 लेवल्स हैं जिस पे हमें कार्य करना है। तो अगर हम भोजन को सात्विक और संस्कारित कर देते हैं, तब हम हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होएगा, हमारी बुद्धि भी निर्मल होएगी, और हमारे जो कार्य होंगे वो इस तरह के होंगे कि हम केवल अपना ही भला नहीं सोचेंगे, हम परिवार के साथ साथ समाज और राष्ट्र के भले की भी बात सोचेंगे। ऐसा आहार ही हमें कुछ परोपकार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये है सात्विक आहार का कंसेप्ट। अब आप कहेंगे कि एक्चुअली सात्विक आहार, हम इसको और डिटेल में समझाते हैं कि जो सतोगुणी आहार है वो है क्या। तो सात्विक आहार क्यों लेना है? देखिए, 3 प्रकार के गुण बनाए, पूरी सृष्टि जो है त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से बनी हुई है, ये तो आप जानते हैं ना। हर व्यक्ति के अंदर तीनों गुण उपस्थित होते हैं, तीनों गुणों का अलग अलग कार्य है। हर व्यक्ति कुछ मात्रा में सतोगुणी है, कुछ रजोगुणी है, कुछ तमोगुणी है, और हर गुण की वजह से वो उसकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है। अब जिस गुण की प्रधानता होती है उसका मेन टेम्परामेंट या मेन प्रवृत्ति उसी प्रकार से होती है। जैसे सतोगुण की प्रधानता होगी अगर व्यक्ति के पर्सनालिटी में, तो व्यक्ति वो धीर गंभीर शांत स्वभाव का होगा, उसकी साधना में रुचि होगी, वो अपने परिवार के साथ साथ और लोगों के भी भले की बात सोचता है। ऐसा जैसा कोई संत है तो वो सतोगुणी प्रधानता, उसके अंदर सतोगुण की प्रधानता है। दूसरा व्यक्ति है रजोगुणी। रजोगुणी की प्रधानता का अर्थ है कि वो व्यक्ति संसारिक है, चंचल है, वो कुछ करना चाहता है, महत्वाकांक्षी है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, मेहनती है, उसका दिमाग चलता रहता है, वो प्लानिंग करता रहता है। जैसे अधिकतर समाज आप आज देखेंगे तो ये रजोगुणी मतलब एक हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो मुख्यतः रजोगुणी आप देखेंगे, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें अपनी भलाई अधिक देखते हैं। वो ऐसा नहीं है कि समाज के लिए नहीं करते, कुछ परसेंटेज में समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मुख्यतः उनमें स्वयं को आगे बढ़ाने की और अपने भला करने की, अपने परिवार की उन्नति का जो होता है भाव, वो मुख्य होता है। ये होता है रजोगुणी व्यक्तित्व, ठीक है। तीसरा होता है तमोगुणी व्यक्तित्व। वो
अपना भला भी नहीं कर सकते, परिवार का भी नहीं कर सकते, बल्कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे क्रोधी व्यक्ति है, ईर्ष्यालु है, झगड़ालु है, वो अपने अपने लिए तो सोचते ही हैं, लेकिन वो अपने, जब अपने स्वार्थ की बात आती है तो वो किसी को, दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए 500 रुपए कमाता है, इसका गुरुदेव ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। वो 500 रुपए कमाते थे, मात्र 50 रुपए अपने परिवार के पालन के लिए रखते थे और बाकी 450 रुपए गरीब बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर देते थे। ये हो गया सतोगुणी व्यक्ति। अब रजोगुणी व्यक्ति क्या होगा, वो 50 रुपए दान कर देगा, बाकी 450 रुपए वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रखेगा। तमोगुणी व्यक्ति क्या है, वो 500 अपने ऊपर खर्च करेगा, लेकिन 500 वो दूसरे की जेब काट के और निकाल लेगा, या बेईमानी से, छल से, कपट से दूसरे को धोखा दे करके और कमाएगा। और वो उससे जाकर के, जैसे आजकल आप देखते हैं कि बड़ी कार में घूम रहे हैं, बैंक के लोन नहीं चुकाए उन्होंने और दूसरों का पैसा हड़प लिया, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, पार्टी करते हैं, ऐश कर रहे, ये तमोगुणी। तो ये जिस तरह से हमारे व्यक्तित्व में 3 प्रकार के गुण होते हैं, उसी तरह से आहार को भी 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। आहार 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, जैसे कि केला और नारियल, और ये सतोगुणी आहार जिसमें सात्विकता की अधिक प्रधानता है, यही हम ईश्वर को चढ़ाते हैं। ऐसा आहार हमको लेंगे तब हमारे अंदर सत्वगुण की प्रधानता बढ़ेगी। दूसरी तरफ रजोगुणी आहार जैसे खोए से बनी हुई मिठाइयां हैं, घी तेल से बनी हुई खूब गरिष्ठ सब्जियां हैं, मसालेदार भोजन है, आपका छोला, राजमा, जो तले भुने भोजन होते हैं, ये रजोगुणी कैटेगरी है। इससे हमारे अंदर रजोगुणी वृत्तियां बढ़ती हैं। तमोगुणी आहार कौन से होते हैं, जैसे बासी भोजन है, प्याज है, लहसुन है, मदिरा है, मांस, मच्छी, ये सब तमोगुणी भोजन में आता है। तो 2 कंसेप्ट आपको समझने हैं। एक तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जैसी जिसकी वृत्ति होती है, अगर सतोगुणी व्यक्ति है तो वो सात्विक आहार ही लेना पसंद करेगा। जैसी जिसकी वृत्ति होती है उसी के अकॉर्डिंग वो आहार लेना पसंद करता है। रजोगुणी व्यक्ति होगा, वो ऐसे तला भुना खाना ज्यादा टेस्टी, उसको चाट पकौड़ी ये सब तला भुना ज्यादा अच्छा लगेगा। तमोगुणी व्यक्ति अधिक मांस मच्छी ज्यादा खाना पसंद करेगा। लेकिन गुरुदेव ने इसका बहुत सरल उपाय बताया। ऐसे तो फिर हम किसी के अंदर कोई बदलाव ही नहीं कर सकते, क्योंकि लोग वृत्ति के अनुसार भोजन करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। अगर आप अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना आहार बदल दीजिए। आप रजोगुणी हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे सात्विक आहार की ओर आते हैं, साथ में और भी सात्विक प्रवृत्तियां, केवल आहार नहीं, आप योगासन, प्राणायाम, जप, ध्यान को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी टाइम टेबल में इंक्लूड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति सात्विक होने लग जाएगी। आप परोपकार की तरह बढ़ने लग जाएंगे, मन शांत होने लग जाएगा, आप सामाजिक कार्यों में को प्राथमिकता देने लग जाएंगे। तो आहार का प्रभाव आपकी वृत्ति पे पड़ता है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जैसी आपकी प्रवृत्ति है, जैसी आपकी वृत्ति है, जैसा आपका टेम्परामेंट है, जैसा आपका नेचर है, वैसा आहार आप पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी उतना ही सच है कि जैसा आहार आप लेंगे उसके अनुसार आपकी वृत्ति शनै शनै बदलती चली जाएगी धीरे धीरे। तो यहाँ हमारे पर्पस की चीज क्या है, हम गर्भवती माता को क्या सलाह देंगे कि जैसे तुम चाहती हो कि तुम्हारे आने वाला शिशु सदचिंतन करे, सत मार्ग पे चले, सत प्रवृत्ति वाला हो, तो तुमको केवल 9 महीने सात्विक आहार ही लेना है। और जितना आपको गर्भावस्था में आहार की जो क्लासेस में पढ़ाया जाएगा वो पूर्णतः सात्विक आहार ही बताया जाएगा। क्योंकि गर्भ संस्कार के इस प्रोजेक्ट में हम चाहते हैं कि आने वाला शिशु हमारा बहुत ही एलिवेटेड हो, एक डिवाइन सोल आए, ऋषि आत्मा आए, देवात्मा आए। साधारण बच्चों का आवाहन हम नहीं कर रहे हैं। साधारण बच्चे तो हर मिनट इस
संसार में पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हम तो बहुत कम गर्भवतियों तक पहुंच पा रहे हैं, इसलिए जिस तक हमारी पहुंच है उसके लिए हमारा यही मैसेज रहेगा कि वो केवल और केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करे। ये बात आपको समझ में आई? जी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए ना, जी मैम। कि किस तरह से हम अपने गुण के अनुसार आहार लेते हैं और किस तरह से यदि हमें अपने गुण को बदलना है तो हमें अपने आहार को बदलना हो। ठीक है, क्योंकि सतोगुणी आहार लेने से, सात्विक आहार लेने से जो बच्चा आएगा वो शांत स्वभाव का। सात्विक आहार जो है ऊर्जा भी देता है, मन को शांत भी रखता है। हम राजसिक आहार लेंगे, ऊर्जा तो हमें मिलेगी, कैलोरीज तो हमें मिलेंगी, लेकिन मन उतना शांत नहीं रहेगा, और शांत मन की ग्रहणशीलता कम होती है। तो हम तो बच्चे को कह रहे सबकॉन्शियस ब्रेन इज वेरी वेरी ह्यूज, उसके अंदर 5000 नए शब्द सीखने की क्षमता है, तो उसकी ग्रहणशीलता कम हो जाएगी आहार के अनुसार। तो आहार को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। राजसिक आहार कैलोरीज देगा, ऊर्जा देगा, लेकिन मन को सांसारिक बनाएगा, उसको मन को चंचल बनाएगा, वो विषयों में लगेगा, वो शांत होकर ग्रहण नहीं करेगा, वो विषयों में लगेगा, संसारिक विषयों में लगेगा। तमोगुण की तो आप कहना ही नहीं है। तमोगुणी आहार अगर हम लेंगे तो फिर बच्चों के अंदर दुर्गुण जो हम देख रहे हैं कि देर से उठना, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, किस तरह से वो एक दूसरे की चुगली करते हैं, किस तरह से फ्रेंडशिप नहीं निभा पाते, केवल स्वार्थ के लिए वो आजकल फ्रेंडशिप करते हैं, पूरा मैनिपुलेटिव होते हैं, वो अपने रिश्तों को मैनिपुलेट करते रहते हैं। तो ये सब तमोगुणी आहार और तमोगुणी दिनचर्या का मतलब असर है। तो आहार के साथ साथ दिनचर्या तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी में देवत्व के गुण आए, दैवीय गुणों से संपन्न, जिसका एसक्यू बहुत हाई हो, आईक्यू अच्छा हो, इमोशनल क्वेश्चन भी अच्छा हो, लेकिन एसक्यू भी अच्छा हो, स्पिरिचुअली दे शुड बी एलिवेटेड, तो केवल केवल सात्विक आहार ही उनको लेना है। अब हम थोड़ा सा ये अध्याय 17 के श्लोकों को थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जिसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार की परिभाषा गीता जी में श्री कृष्ण ने दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगे मुझे, इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, यंध्या, आहारा, सात्विक प्रिया। अर्थात आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थों सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। ये सात्विक भोजन की परिभाषा है। सात्विक भोजन कैसा होता है? जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, प्रीति अर्थात आत्मीयता को बढ़ाने वाला, रस युक्त, चिकने, स्थिर रहने वाला, स्वभाव से मन को प्रिय, है ना, ऐसा आहार जो होता है ये सात्विक होता है, और ये सात्विक पुरुषों को प्रिय होता है। और दूसरी तरह से हम कह सकते हैं अगर ऐसा आहार हम लेंगे तो हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी। तो हर गर्भवती माँ को ऐसा ही आहार लेना चाहिए। इससे बच्चे के अंदर क्या होगा? आयु का विकास होएगा, अल्पायु नहीं होगी बच्चे की, बुद्धि का विकास होगा, बल, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल, सबकी वृद्धि होगी। आरोग्य को प्राप्त करेगा, उस बच्चे को बार बार डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, आत्मीयता बढ़ाने वाला। इनफैक्ट आप अगर आत्मीय है तभी आप आध्यात्मिक हैं। गुरुदेव ने डेफिनेशन दी है, आध्यात्मिकता कुछ नहीं है, आत्मीयता का विकास ही आध्यात्मिकता है। तो लोग कहते हैं ना आई एम वेरी स्पिरिचुअल, अब वो अपने घर में दो लोग को भी प्रेम नहीं कर पाते तो वो आध्यात्मिक नहीं है। तो जो सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, जिसके अंदर सुख और प्रीति बढ़ी हुई हो, ऐसा आहार जो है वो, ऐसे आहार लेने से ये गुण बढ़ते हैं। और ये आहार कौन सा होता है? सात्विक आहार, और यही आहार सात्विक पुरुषों को प्रिय होता है। तो ऐसा आहार हमको लेना है। अब हमको इसको डिटेल में समझेंगे, ये आहार है क्या, ये सात्विक आहार एक्चुअली क्या है, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम डे टू डे में। तो ये आहार जो होता है सात्विक, ये शाकाहार, ऑलवेज वेजिटेरियन, नॉन वेज कैन नॉट बी सात्विक, ओके।
नॉन वेज कैन नॉट बी सात्विक, वो नॉन वेज जो है वो सात्विक कैटेगरी में नहीं आएगा। पूर्णतः शाकाहार वेजिटेरियन डाइट ही सात्विक आहार है, जिसमें सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार के अन्न, चाहे गेहूं हो, चावल हो, रागी हो, अंकुरित किए हुई दालें और अन्न, नट्स यानी कि सूखी मेवा, फल, दूध और दूध से बने पदार्थ, सभी प्रकार की सब्जियां भी इसमें नहीं इंक्लूड करी, वो भी इसमें डाल लीजिए। ताजी सब्जियां सात्विक आहार के अंतर्गत आती हैं। फिर इस आहार की और क्या क्वालिटीज हैं? ये कम मसालेदार होगा, कम मसालों से, मिनिमम स्पाइसेस से, बहुत तला भुना नहीं होगा, कम मसाले डालकर पकाया जाएगा, कम चिकनाई युक्त होगा, मिनिमल फैट्स के द्वारा बहुत कम चिकनाई में पकाया होगा, उचित मात्रा में लिया हुआ, मॉडरेट क्वांटिटी, ना ओवर ईटिंग ना अंडर ईटिंग। बार बार इस बातों को हमारे शास्त्रों में दोहराया जा रहा है, उचित मात्रा में लिया हुआ तभी औषधि का काम करेगा। सुपाच्य और ताजा, इट शुड बी फ्रेश एंड इजिली डाइजेस्टेबल। सात्विक तभी आएगा अगर हमें उसे पचाने में बहुत कष्ट हो रहा है, तो वो सात्विक नहीं है। अगर खाने के बाद हमको उसकी डकारें आ रही हैं, हमको उसको पचाने में अधिक समय लग रहा है, तो वो सात्विक नहीं है, और ताजा होना चाहिए। अब इसको देखिए, अगर आज के संदर्भ में देखें तो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ कमी आहार मिलता है, क्योंकि हम सब आहार खरीदते हैं, अपना सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर भी आजकल लॉकडाउन में सबको टाइम मिल रहा है, अगर 2-4 गमलों में भी आप अपनी डे टू डे की सब्जियां कम से कम उगा लें, तो ऑर्गेनिक सब्जियों की सप्लाई आपको मिल सकती है। ये आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं और इसको प्रमोट भी कर सकते हैं। तो मैम यहाँ पर ये बताइए, एग नहीं, एग बिल्कुल नहीं, एग आता है तामसिक में, तो रजोगुण भी नहीं, वो जैसे तामसिक में आता है। मिल्क आ प्याज रहा है लहसुन भी दूध, तामसिक गुण है, औषधि के तौर पे आप ले सकते हैं प्याज लहसुन, लेकिन अगर आप सात्विक आहार की ले रहे हैं, तो जो आप सब्जियां तला भुना करके, प्याज को भून के, लहसुन को भून के बनाते हैं, वो सात्विक नहीं रहा। समझ गए? जी सात्विक की कैटेगरी में वो नहीं आएगा। आप लहसुन को, उसके औषधीय गुण को आप निगल सकते हैं, वो गुरुदेव ने भी बताया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो हो गया, पर्पस क्या हो गया डिफरेंट, वो आप उसके औषधीय गुणों के लिए ले रहे हैं, ठीक है। आप, हाँ, आप अपनी जिव्या के स्वाद के लिए नहीं ले रहे उसको, ठीक है। तो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको वो नहीं करूंगी इतना ज्यादा। उचित तरीके से पकाया हुआ, उचित तरीके से पकाना मतलब जो सात्विक आहार होता है उसके आंच जो होती है वो तेज नहीं होनी चाहिए, धीमी आंच पे भाप के अंदर पकाया हुआ। तो कुकर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, आप प्रेशर कुकर में धीमी आंच पे भाप में पकाएं अपनी सब्जियों को, कम मसाले में, कम घी में, सही तरह के बर्तन को उपयोग में ला करके। अब सही तरह के बर्तन के लिए जैसे स्टील अच्छा है, एल्युमिनियम बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। एल्युमिनियम के बर्तन आप हटा दीजिए अपनी किचन से, और प्लास्टिक के बर्तन भी अच्छे नहीं है, विशेष करके अगर प्लास्टिक को आपने गर्म कर लिया माइक्रोवेव में, तो इससे ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो सही तरह के बर्तन को उपयोग में ला करके घर का बना भोजन सही समय पर लिया हुआ, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए, कृतज्ञता पूर्वक, प्रसन्न मन से, ठीक से चबा कर खाया हुआ ताजा संतुलित आहार ही सर्वोत्तम सात्विक आहार है। ठीक से समझ में आ गया सात्विक आहार की डेफिनेशन? जी हाँ, जी मैम। एक बार रिपीट करें क्या? मैम आ गया समझ में, आ घर गया, का चलो। बना हुआ सात्विक शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन, सुपाच्य, ताजा, उचित मात्रा में लिया हुआ, कम चिकनाई का, कम मसालेदार, भाप जी में पकाया हुआ, सही टाइम पे लिया हुआ। ये नहीं आज लंच करने का टाइम 12 बजे, एक दिन 10 बजे कर लिया, एक दिन 2 बजे कर लिया, एक दिन 4 बजे कर लिया, सही समय पे लिया हुआ, प्रसन्न चित्त पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक। देखिए, सबका धन्यवाद दीजिए, उस फार्मर का जिसने उगाया, उस किसान का जिसने मेहनत करी, उस
दुकान वाले का जिसके हाथों से होता हुआ ये आया, सभी की मेहनत के बाद ये अन्न जो है हम तक पहुंचता है, तो सभी का धन्यवाद करके ईश्वर का भोजन, ईश्वर का प्रसाद लगा करके हमें भोजन को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। और मन अगर अशांत है तो भोजन कभी मत ग्रहण करिए। आप पहले बैठिए, शांति से एक गिलास पानी पीजिए, मन को शांत करिए, तब गायत्री मंत्र बजा करके, भजन बजा करके, कोई श्लोक बजा करके, मन की एनर्जी को नॉर्मलाइज करके, अच्छी फीलिंग जब आए, खुशी महसूस हो, तब आप ग्रहण करेंगे, तब डाइजेस्टिव जूसेस आपके रिलीज होते हैं, तब डाइजेशन होता है। आगे इसको बहुत डिस्क्राइब करेंगे हम, जठराग्नि में आपको बताएंगे जठराग्नि क्या होती है और मॉडर्न साइंस उसको कैसे एक्सप्लेन करती है, डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, मेटाबॉलिक जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, हमारा मेटाबॉलिज्म वीक है तो हमारे को पचता नहीं है, या हम कम खाते हैं तब भी हम मोटे होते जा रहे हैं, ये सब जठराग्नि का खेल है, वो आगे आपको बताएंगे। ठीक है। तो ये तो सात्विक आहार की डेफिनेशन हो गई। अब राजसिक आहार क्या है? कटवम्ल लवणा लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुविदाहीन आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकाम में प्रदा। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। ये गीता के अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। राजसिक पुरुष को जो राजसिक आहार है उसके ये गुण है, कैसे होते हैं ये? अधिक कड़वे, अधिक नमकीन, अधिक खट्टे, अधिक गर्म, है ना, ये मिर्च मसाले से युक्त, तेल तले भुने, ये सब राजसिक आहार में आते हैं। तो जितना भोजन हम बाहर, आप सोचो बाजार में खाते हैं, वो सब राजसिक कैटेगरी में आएगा, बल्कि मैं उसको तामसिक बोलूंगी क्योंकि उसमें स्वच्छता का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता। तो वो आप मतलब उसको कैटेगराइज भले ही राजसिक में करें, लेकिन वो तमोगुणी ही है, क्योंकि हम किचन में तो गए नहीं, उन्होंने कितनी गंदी तरह से बताया, झूठे बर्तनों में दे दिया, पुराना झूठा भोजन तो नहीं मिला दिया, तो वो एक्चुअली तामसिक ही है। तो यदि हमको अपने को स्पिरिचुअली थोड़ा उठाना है, अध्यात्म के पथ पे चढ़ना है, तो बाहर का भोजन तो हम भूल ही जाए बिल्कुल। और ये जो कैटेगरीज हमने बताई ये राजसिक आहार में आती है। और जैसे आप देखेंगे, अगर हम दिन डे टू डे में बात करेंगे, तो जितने मसालेदार छोले, राजमा और ये खोए की मिठाइयाँ हम बनाते हैं, खूब पनीर की मसालेदार सब्जियां, या आलू, दम आलू खूब फ्राई करके बनाए, चाट, पकौड़े, ये सब राजसिक आहार है। इवन अगर थाली में व्यंजन बहुत ज्यादा है, वो भी राजसिक कैटेगरी में आएगा। ठीक है। जैसे आपने देखा ना, मारवाड़ी थाली ऑर्डर करते हैं बाहर जाकर के, तो वो राजसिक आहार कहलाए। ठीक है। अब आते हैं तामसिक आहार पे। यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है, अर्थात ये तामसिक आहार है। और ऐसा भोजन लेने से हमारे अंदर कैसी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी? कैसी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी? तामसिक। और तामसिक प्रवृत्ति बढ़ेगी तो हमारा जीवन कभी भी सुखपूर्वक नहीं बीत सकता। कि तामसिक पुरुष जो होता है वो खुद को भी दुख पहुंचाता है, दूसरे को भी दुख पहुंचाता है ना, वो दुर्गुणों की खान होता है एक तरह से। तो वैसा भोजन लेने से तामसिक आहार जो होता है बेस्वाद, दुर्गंध युक्त, अस्वच्छ, बासी खाना। ठीक है। तो ये जो जितना हम जैसे अब आजकल फ्रिज का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, पुराने जमाने में तो फ्रिज नहीं होते थे, ताजा भोजन बना, चौके में बैठकर ही भोजन लिया जाता था। तो अब इसको हम बीच का रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि अब हम फ्रिज को तो नहीं नकार सकते, और आज हम वेस्ट भी नहीं कर सकते आज की तारीख में कि हम उतना ही भोजन बने और बाकी भोजन हम मतलब फेंक दें जो बचा है। तो उतना तो ठीक है, हम रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, भोजन को हम एक दिन का सुबह का शाम तक यूटिलाइज कर रहे हैं। पर आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, ये विशेष करके हमारी भारतीय संस्कृति नहीं, विदेशी संस्कृति वो क्या करते हैं, वीकेंड में खूब सारा भोजन बना लेते हैं, 8-10 प्रकार का भोजन बना के डीप फ्रीज कर देते हैं, हाँ, और फिर वो हफ्ते भर उसको खाते रहते हैं। तो ये बासी खाना जो है ये तामसिक की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक। और जब हमने अस्वच्छ खाना खाया, जैसे हमने बात की बाहर रेस्टोरेंट में खाया जहाँ स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, तो ये भी तामसिक की कैटेगरी में आ जाएगा। और भोजन के जो पदार्थ होते हैं जैसे प्याज, लहसुन,
मांस, मच्छी, अंडा, शराब, पान मसाला, सिगरेट, ये सब तामसिक आहार है, ये बिल्कुल नहीं प्रयोग में लेना है। ठीक है। और प्याज लहसुन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि क्योंकि प्याज लहसुन का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन आप अगर फॉलो करेंगे शास्त्रों को और मूल अगर आहार की उसको मानेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि प्याज लहसुन भी जब स्वाद के लिए लिया जाता है तो वो तामसिक की कैटेगरी में ही आता है। अभी आप अपने घरों में देख लीजिए, कभी भी आप प्याज लहसुन के खाने से भगवान का भोग नहीं लगाते, नहीं ना। आपके यहाँ कोई पूजा हो, आपका प्रसाद बनेगा, तो आप कभी प्याज लहसुन का भोजन तो नहीं खाते ना। तो फिर हम गर्भवती माता के अंदर जो शिशु पल रहा है वो परमात्मा का ही तो अंश है, उसके अंदर ईश्वर का ही तो वास है, और इस हिसाब से वो भी पूजनीय है, तो उसके अंदर कैसे हम तामसिक आहार डाल सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? जो गर्भस्थ शिशु है वो भी तो परमात्मा का अंश है, वो भी ईश्वर स्वरूप है। ठीक है। तो एक तरह से माँ का जो शरीर हो गया वो मंदिर हो गया जिसमें ईश्वर की प्रतिमा विद्यमान है, साक्षात ईश्वर है उसके शरीर में, तो हम तामसिक आहार उसको बिल्कुल भी नहीं खिला सकते। ठीक बात समझ में आई? तो आज मेरे ख्याल से हम इसको अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी ये जो कंसेप्ट है वो मुझे थोड़ा डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा, और संस्कारित आहार हम अगली बार लेंगे जठराग्नि और कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद। तो आज कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं संस्कारित की भूमिका थोड़ी आपको बता देती हूँ कहानी के साथ, तो अगली बार शुरू करने में हम लोग को आसानी रहेगी। ठीक है। तो देखिए, एक ये कहानी एक्सप्लेन करने के लिए कि संस्कारित आहार किस तरह से हमें प्रभावित करता है, मतलब भोजन के अंदर भी संस्कार होते हैं। हमारे अंदर जो विद्युत है वो मैं आपको मतलब अच्छे से नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी कि हर सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और इस हिसाब से हमारे अंदर 3.65 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो एक डेफिनेट अमाउंट की हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो जो भोजन को हम स्पर्श करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भोजन में ट्रांसफर होती है, भोजन वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी तरह से आपने देखा होगा पुराने जमाने में हर व्यक्ति को भोजन छूने की, स्पर्श करने की इजाजत नहीं होती थी, भोजन को अलग रखा जाता था, नहा धो करके छूते थे, चौके में अलग स्थान होता था भोजन का, है ना। तो उसका कारण यही था क्योंकि वो लोग ये साइंस जानते थे कि अगर कोई व्यक्ति के विचार निकृष्ट हैं, उसके कार्य निंदनीय हैं, और वो बार बार भोजन को स्पर्श करेगा तो उससे भोजन की जो ऊर्जा है वो नकारात्मक हो जाएगी। तो हमें तो ऊर्जा को अच्छा बनाना है, एनर्जी उसकी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो वो हमारे मन को में अच्छे संस्कार डालेगा, ऐसा भोजन करना है ना। तो इसके संदर्भ में कहानी आपको सुनाती हूँ मैं, फिर मैं क्लास खत्म करूंगी। महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाज के बहुत ही बड़े संत हुए हैं, नाम सुना आप लोग ने उनका? नहीं। महात्मा आनंद स्वामी, पढ़ के देखिएगा। उनके पुत्र महात्मा आनंद स्वामी बहुत पुराने समय की बात नहीं है, गुरुदेव के कंटेम्प्रेरी थे वो, और गुरुदेव उनका आदर बहुत करते थे और वो भी गुरुदेव का बहुत आदर करते थे। तो वो कई बार शांति कुंज आया करते थे, उन्हीं के जीवन की ये सच्ची घटना है। तो महात्मा आनंद स्वामी के पुत्र एक बार गलती से जेल में चले गए, मतलब किसी कारण उनको जेल जाना पड़ा, किसी गलत उसके मतलब गलत उन पर एलिगेशन लगा था। अब एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने सपना देखा कि महात्मा आनंद स्वामी के पुत्र ने, कि वो अपनी माँ को बहुत निर्ममतापूर्ण तरीके से उनकी हत्या कर रहे हैं, उनके बालों को खींच के घसीट रहे हैं और तलवार से उन्होंने उनको मार दिया, चाकू से, सॉरी। वो बड़े विचलित हो गए, मतलब अच्छी आत्मा थे, अच्छे व्यक्ति थे, गलती से जेल जैसे गंदे वातावरण में उनको आना पड़ा था, लेकिन इतने बेचैन हो गए, उन्होंने अपने पिता से, जब पिता मिलने आए तो ये बात शेयर करी रो रो करके कि मुझे ऐसा स्वप्न पिताजी आया और मैं तब से सो नहीं पा रहा हूँ। महात्मा आनंद स्वामी बहुत एलिवेटेड व्यक्ति थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा ये साधारण बात नहीं है, इसके गहराई में जाना चाहिए, पता करना चाहिए, ऐसा स्वप्न तुम्हें क्यों आया। वो पर्सनली जाकर के जेलर से मिले, जेलर से उन्होंने इंक्वायरी करी कि आजकल भोजन कौन बना रहा है, किस तरह से भोजन की व्यवस्था
जेल में हो रही है। तो मालूम चला कि जो नियमित रसोइया था जेल का, वो छुट्टी चला गया था, और एक कैदी को ये कार्य दिया गया था। जिस कैदी को ये कार्य दिया गया था भोजन बनाने का, उस कैदी ने बहुत निर्ममता पूर्ण तरीके से अपनी माँ की बालों को घसीट घसीट करके, चाकू गोद गोद करके एक्चुअली हत्या करी थी। ये उसके संस्कार भोजन में गए, जो महात्मा आनंद स्वामी के पुत्र के अंतःकरण को जिसने हिला दिया, विचलित कर दिया, और स्वप्न के रूप में वो उनको मतलब सामने आए। ये है भोजन के अंदर संस्कारों का प्रभाव। इसीलिए जब हम संस्कारित भोजन की चर्चा करेंगे अगली क्लास में, तो भोजन बनाने वाला, भोजन परोसने वाला, भोजन ग्रहण करने वाला, सबके मन, सबके विचार, सबके संस्कार अच्छे होने चाहिए, तभी वो भोजन हमारे अंतःकरण को पुष्ट पुष्ट कर पाएगा, तभी वो हमारा जो इमोशनल बॉडी है उसमें अच्छे भाव दे पाएगा, और ईश्वर तक आप केवल भाव से पहुंच सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी गर्भवती माता और उसकी संतान ईश्वर के निकट जाए, तो हमें सात्विक के साथ साथ संस्कारित ग्रहण करना होगा। इसकी हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। और मैं अब आप लोग को 5 मिनट्स का ब्रेक इसलिए दे रही हूँ जिससे आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाए। 1 बजे से क्लास है। कोई क्वेश्चन हो तो अभी के अभी पूछ लीजिए। मैम क्वेश्चन तो नहीं, आपने तो सब कुछ इतने अच्छे से बताया। बेटा इधर आने, तो फिर भी अभी 5 मिनट है। स्टॉप शेयरिंग। हाँ हाँ, तो कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो। अब तो इजी हो गया है। एक मैं कॉल ले लेती हूँ, जरा सा मेरे को म्यूट कर देना।